अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। सितंबर का आज आखिरी दिन है और अक्टूबर में मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का आगाज करना था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इस आज़ादी मार्च से पीपल्स पार्टी शिरकत से पहले ही इनकार कर चुकी, मगर नून लीग ने उसकी हिमायत की थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो 30 सितंबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मार्च की तारीख का हतमी फैसला करेगी। आज नून लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन आज़ादी मार्च की तारीख से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका, बल्कि नून लीग ने आज एक और कमेटी तश्कील दे दी है जो JUIF से मार्च की हतमी तारीख से मुताल्लिक मुशावरत करेगी। यानी मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिद नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन बज़ाहिर मुत्तहिद रहने के लिए आए रोज़ एक कमेटी ज़रूर तश्कील दे रही है। साथ ही हसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इजलास में अक्सरियती अरकान का यह ख्याल था कि वो मार्च को नवंबर तक मौखर करें और मौलाना फजल रहमान को तजवीज़ दें कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और कोशिश की जाए कि दीगर जमातों से मिलकर इस मार्च को कामयाब करें। नून लीग ये कह रही है कि उनकी कोशिश है कि दीगर जमातों को साथ लेकर चला जाए, जबकि पीपल्स पार्टी मार्च में शिरकत करने से इनकार कर चुकी है। अब नून लीग की तरफ से इस नए ऐलान को किस तनाजुर में लिया जाए? क्या नून लीग को एहसास हो गया है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर इस मार्च को कामयाब नहीं बना सकती? क्योंकि जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है। आज पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एलामिया सामने आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर होगी। साथ ही जराए से यह खबर भी सामने आई कि इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन की तहरीक पर गौर होगा, जबकि मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद मार्च और चार्टर ऑफ डिमांड के उमूर पर भी ज़ेर बहस आएंगे। क्या पीपल्स पार्टी को वाकई मनाने की कोशिश हो रही है? नून लीग ने ऐसी क्या गारंटी मौलाना फजल रहमान से ली है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़े एतराज़ है कि मजहब का इस्तेमाल अगर मौलाना करेंगे, नफरत की सियासत अगर होगी तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ने आज एक इम्कान जो बात की, उसे ऐसा लगा कि इस इम्कान को तक़वियत मिली कि पीपल्स पार्टी मान सकती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वो मौलाना और दीगर जमातों से राब्ते में हैं। अगर कोई दरमियानी रास्ता निकलता है तो वो मार्च की अखलाकी हिमायत से आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जमहूरियत से पीछे हट सकती है, ना इंसानी हुकूक से पीछे हट सकती है, ना 18वीं तरमीम से पीछे हट सकती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील पे लानत बेचती है। हम सिर्फ लड़ने जानते हैं और हम लड़ेंगे। जहाँ तक आज़ादी मार्च की बात है, जहाँ तक धरना की बात है, धरना की सियासत है, उस पे हमारा स्ट्रेटेजिकली एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, लेकिन हम एक दरमियानी रास्ता ढूंढ सकता है। हम तो राब्ते में हैं, मैं मिल रहा हूँ मौलाना से, मैं मिल रहा हूँ दूसरे जमातों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर अपना किरदार अदा करेगी। अभी तक हमने अपना मॉरल सपोर्ट और जमहूरी सपोर्ट मौलाना साहब को दिया है। अगर कोई दरमियानी रास्ता निकलता है तो हम इससे ज़्यादा सपोर्ट भी दे सकते हैं। अब वो दरमियानी रास्ता क्या होगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी JUIF की तरफ से मजहब के इस्तेमाल पर इस मार्च से पीछे हटी थी और अलग से एहतजाजी मुहिम का ऐलान कर चुकी थी, जबकि JUIF ने अक्टूबर को में मार्च का ऐलान किया था और नून लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा था, मगर नून लीग कमेटी पर कमेटी बना देती है। 30 सितंबर की बात की थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, एक और कमेटी बना दी। क्या इस वक्त नून लीग सोच रही है, क्या कशमकश का शिकार है? क्या धरने में शिरकत नहीं करना चाहती मगर ये तासुर भी नहीं देना चाहती? नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, पीपल्स पार्टी तो पहले ही हट चुकी थी, अब वो ज़ाहिर इशारे दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। नून लीग ने आज 30 सितंबर का कहा था कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास होगा उसके बाद फैसला करेंगे, उसके बाद आपने आज एक और कमेटी बना दी है। क्या मौलाना की जो मार्च है उसमें शिरकत करना भी नहीं चाह रहे और मौलाना को मना भी नहीं करना चाह रहे, अपने कारकुन को ये तासुर भी नहीं देना चाह रहे कि आप सड़कों पर आने को तैयार नहीं है, जबकि आपकी लीडरशिप जेलों में है? कन्फ्यूज है नून लीग? देखिए, आज हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ उसमें बहुत तफसील के साथ इस पर बात हुई है और जो हमारा क़यादत का पहले फ़ैसला था कि हम असूली तौर पे उसकी हमायत करते हैं और उसमें शरीक भी होंगे, उस फ़ैसले की तौसीक के साथ साथ कमेटी एक इसलिए कायम की गई है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसके जो लॉजिस्टिक्स हैं और इसकी तारीख़ के हवाले से भी पहले से ये बात तय थी कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद दोनों जमातें मिलकर मुश्तरका तौर पे तारीख़ का तयन करेंगी। तो आज हमारी कमेटी में बहुत ये एक अक्सरियती राय थी
कि हमें भी इसके लिए मोबिलाइजेशन के लिए कुछ वक्त दरकार है, चूँकि मौलाना साहब की तो 8 माह से मिलियन मार्चेज़ और पार्टी मोबिलाइज्ड है। अब अगर हम एक एक्टिविटी में हिस्सा लें और उसमें हमारी पार्टी पूरी तरह शामिल ना हो सके, वो भी हमारे लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। और साथ के साथ हमारा ये ख्याल था कि चूँकि रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, तो उसके भी तकद्दुस के पेश नज़र हमें रबीउल अव्वल का इंतज़ार करना चाहिए, और नवंबर के आखिर में अगर इसको हम शेड्यूल करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो सकता है, वक्त भी मिल जाएगा उसकी तैयारी के लिए। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो अब JUIF की क़यादत के साथ बातचीत करेगी, और उनके साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कि एक तारीख़ का भी तयन करें। और फिर साथ ये भी फ़ैसला हुआ है मगर दूसरी जमातों से आप जब बात करते हैं, फैसला हुआ है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मेजर कंसर्न है, जो उनका एतराज़ है, वो ये कि मौलाना मज़हब का इस्तेमाल करेंगे, मज़हब को बुनियाद बनाकर नफरत की सियासत करेंगे। और बहुत हैरत की बात है कि ये एतराज़ नून लीग का क्यों नहीं है, ये कंसर्न नून लीग का क्यों नहीं है। आप लोगों ने भुगता है, आप तो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने गोली खाई है इस किस्म की सियासत की वजह से, तो आप कम से कम मौलाना को नहीं मनाएंगे कि भाई ये एतराज़ दूर कर दे बिलावल भुट्टो जरदारी का, मज़हब का इस्तेमाल ना करें, ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल हो जाए? शाहिब, ये शायद मैं आपके ही प्रोग्राम में और चंद और प्रोग्राम्स में वाज़े कर चुका हूँ कि इसके ऊपर हमारा JUIF के साथ इत्तफाक हो चुका है कि ये जो आज़ादी मार्च है, इसके 3 बुनियादी नुकात होंगे। पहला ये होगा कि पाकिस्तान के आइन की हिफाजत और बालादस्ती, दूसरा इस हुकूमत का रुखसत होना, और तीसरा 90 दिन के अंदर आम, साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद। तो इसमें किसी किस्म के हम मजहबी कार्ड को बीच में इस्तेमाल नहीं कर रहे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और JUIF ने भी ये अंडरस्टैंडिंग दी है कि वो दीगर जमातों को भी अप्रोच कर रहे हैं। और आज हमने भी यही कहा है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वसीउल बुनियाद बनाया जाए, उतना ही ये आज़ादी मार्च कामयाब होगा। और इस मकसद के लिए हमारी ये भी तजवीज़ है कि मौलाना साहब फौरी तौर पे एक APC भी कॉल करें, जिसमें हम फिर तमाम दीगर जमातों को भी इसमें शमूलियत के लिए कायल करें और उनको दावत दें। मतलब ये बताएं, आपने कन्विंस कर लिया है, मौलाना साहब इस बात पर मान गए हैं कि मज़हब को बुनियाद बनाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ तकारीर नहीं होंगी, नफरत अंगेज़ी नहीं फैलाई जाएगी, हुकूमत को गिराने की कोशिश मज़हब को बुनियाद बनाकर नहीं होगी? और क्या ये बात आप बिलावल भुट्टो जरदारी को अब कम्युनिकेट करने जा रहे हैं या कर दिया है? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि तमाम जमातों से रब्ता करें और उनको इस बात पे कायल करें कि इस हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि अब रुखसत के लिए एक मुत्तहिदा जद्दोजहद की जाए। पाकिस्तान की मईशत को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, कश्मीर के ऊपर जिस तरह इस हुकूमत की नाकामी देखने में आई कि पाकिस्तान सफारती मैदान में इस कदर तनहा हो गया कि हम 16 मतलूबा वोट भी UN ह्यूमन राइट्स कमीशन में हासिल नहीं कर सके। इसलिए आज हमने बाकायदा तौर पे मुतालबा किया है कि अब पाकिस्तान के मसाइल के लिए उनके पेश नज़र नया जनरल इलेक्शन एक कौमी ज़रूरत बन गया है, और इस नए इलेक्शन के इनेकाद के लिए हमें एक जद्दोजहद का आगाज़ करना चाहिए, जिसमें तमाम जमातों को जो अपोजिशन में है शामिल होने की दावत देंगे, और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको भी कायल करेंगे कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए और आवाम के लिए हमें एक नए इंतखाबात के रास्ते पर अब चलने का वक्त आ गया। मतलब उनके इत्तेहादी क्यों कायल होंगे? और ज़ाहिर इत्तेहादियों की अगर तारीख भी देखें तो क्यों कायल होंगे? वो MQM क्यों कायल हो जाएगी? GDA क्यों कायल हो जाएगी? सबके पास वजारतें हैं, हुकूमत साथ चल रही है, इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत का इदारों के साथ कोई अख्तलाफ नहीं है। तो तारीख़ी पस मंज़र को देखते हुए इत्तेहादी क्यों कायल हो जाएंगे? और वो कायल नहीं होंगे तो आप हुकूमत कैसे गिराएंगे या नए इलेक्शन कराएंगे? देखिए शाहजेब, इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम की सूरत हाल है वो बहुत बेबसी की है। और आप अगर देखें, एक गरीब आदमी, एक मज़दूर, एक किसान, एक सफ़ेद पोश, एक मिडिल क्लास, उनके लिए अमलन 2 वक्त की रोटी नामुमकिन हो गई है। अगर वो बिजली का बिल उतार दें तो वो अपने बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। और ये तमाम जमातें जिनके अपने वोटर्स हैं, जो लोगों के साथ राब्ता रखती हैं, उनके लिए अब नागुज़ीर है कि वो उनकी आवाज़ सुने। अगर वो नहीं सुनेंगे तो वो अपनी सियासी पोजीशन को खो देंगे। MQM एक मिडिल क्लास पार्टी होने का दावा करती है, और अगर वो मिडिल क्लास को इस जालिम
इक्तसादी पॉलिसियों के रहमो करम पे छोड़ के सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लौटती रहेगी तो फिर ख़ुद उसको फ़ैसला करना पड़ेगा कि उसका और उसके वोटर का क्या कैफियत होगी या क्या ताल्लुक़ होगा। तो मुझे यकीन है कि इस वक्त जो अवाम की बेचैनी है, अवाम का जो इज़्तिराब है, अवाम की जो मुश्किलात हैं, उससे कोई सियासी जमात ख़ुद को बेपरवाह या इंडिफरेंट नहीं रख सकती। और ये आप देखेंगे कि अनकरीब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं ये भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम क्या अवाम के साथ हैं या हमने इक़्तिदार में खुद को सियासी गोशा नशीनी की तरफ फेंकना है। मगर ऐसे बात ना, इत्तेहादी तो बाद में सोचेंगे, आपकी अपनी जमात में ये सब सोचने लगे हैं क्या? क्योंकि आपकी जमात में ही डिवाइड है। ख्वाजा आसिफ साहब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मौलाना फजल रहमान के जो लॉन्ग मार्च है उसमें सड़कों पर आने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है। तो आपकी अपनी पार्टी का डिवाइड ख़त्म हो गया जो आप इत्तेहादियों से एक्सपेक्ट किए हुए हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो राय है रखना वो एक जमहूरी कल्चर का हिस्सा है, लेकिन एक ब्लेसिंग ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मुकम्मल इत्तफाक राय है कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद का फ़ैसला होगा वो मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला होगा। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और ये तमाम सिफारशात जो आज की मीटिंग की हैं ये हमारे कायद तक शहबाज शरीफ साहब लेकर जाएंगे और उनका भी हतमी फ़ैसला हासिल करेंगे। और एक फ़ैसला जो हमारे कायद जब कर देंगे तो उसके ऊपर पूरी मुस्लिम लीग नून के अंदर मुकम्मल इत्तफाक है कि उसको पूरी पार्टी उस फ़ैसले को ओन करेगी और उस पर कमर बस्ता होगी। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन कम अज़ कम ऐलान कर रही है कि वह हुकूमत को गिराने की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि हुकूमत वफाक और पंजाब में काबीना में बड़ी तब्दीलियां करने जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना जहन बना लिया है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से बड़े फैसले कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म कल ही वतन वापस लौटे हैं और आज अहम मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में भी MNAs को यकीन दहानी कराई है कि उनकी शिकायतों का इजाला किया जाएगा और इसके लिए कुछ तब्दीलियां भी की जाएंगी। वफाकी काबीना में रवां साल अप्रैल में भी तब्दीलियां की गई थी और अभी 6 माह भी पूरे नहीं हुए थे कि फिर से बड़ी तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं कि वफाकी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और कुछ ऐसे चेहरे जो माजी में काबीना का हिस्सा तो नहीं रहे मगर तहरीक इंसाफ में हैं वो काबीना में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी वापस आ रहे हैं जो माजी में काबीना का हिस्सा थे। तब्दीलियों का ऐलान जल्द ही सामने आ सकता है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में 8 से 10 वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। वफाक के साथ पंजाब में भी बहुत सी तब्दीलियों की बातें हो रही हैं और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आज शाम वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट हाउस में उनके चैम्बर में मुलाकात भी हुई है और पंजाब काबीना में भी एक बार फिर बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान है। मुतादिद वुज़रा को फारिग करके नए वुज़रा लाने का फैसला किया गया है। कुछ वुज़रा के कलमदानों को डिवाइड करने का फैसला किया गया है। IG पंजाब समेत पुलिस में भी बड़ी ओहदों पर तब्दीलियां की तवक्को की जा सकती है। आइंदा 24 घंटे में IG पंजाब के भी तब्दीली का इम्कान है और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी मुतादिद अफसरान की तब्दीली की जाएगी। एक बार फिर बड़ी तब्दीलियों की खबरें सामने आ रही हैं। तब्दीली की यह हवा सिर्फ वफाक में नहीं बल्कि पंजाब की सूबाई काबीना और पुलिस तक की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, मगर अभी तक तब्दीली की हवा वज़ीर आला पंजाब तक नहीं पहुंची है बल्कि उनकी मर्जी से ये तब्दीलियां हो रही हैं। साथ ही पंजाब पुलिस में 1 साल से इस्लाहात की बातें हो रही हैं। कमेटियां तश्कील दी गई हैं लेकिन मामला सुस्त रवि का शिकार रहा, मगर अब अचानक से सलाहुद्दीन और कसूर जैसे वाक़यात के बाद पुलिस इस्लाहात के मामले में तेज़ी आ गई है। अफरा तफरी फैल गई है, यानी इस्लाहात का जो तेज़ी से नाफिज होना है उसकी वजह वाक़यात हैं, ना कि बहुत तफसील से किया गया कोई होमवर्क। इस्लाहात पर फौरी अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को जल्दबाजी में खुफिया प्रेजेंटेशन दी जा रही हैं। पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए 28 जनवरी को एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसका काम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट को पंजाब में लागू करने के लिए इक़दामात करना था। ज़राए के मुताबिक इस कमेटी का आखिरी इजलास 26 फरवरी को हुआ, मगर इसके बाद इस कमेटी का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। फिर अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका से पहले जब वो सऊदी अरब रवाना हो रहे थे तो सेक्रेटरी दाखिला ने उन्हें पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक ये प्रेजेंटेशंस शेड्यूल्ड नहीं थी और उन्होंने ब्रीफिंग से पहले कमेटी से मुशावरत तक नहीं की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की रवानगी से पहले सेक्रेटरी दाखिला ने 2 बार ब्रीफिंग दी। इस हवाले से द न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इस प्रेजेंटेशन में डिप्टी कमिश्नर के गैर मौसर ओहदे को बाइख्तियार बनाने की बात की गई। ये तजवीज़ दी गई कि हर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज और सूबाई हुकूमत का मरकज़ी नुमाइंदा बनाया जाए। इसके अलावा अहम बात यह है
कि ज़राए के मुताबिक 4 हफ्ते पहले यानी 2 सितंबर को वज़ीर आज़म को पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से IG पंजाब ने ब्रीफिंग दी थी और तमाम मुतालिका अफराद इस मीटिंग में मौजूद थे और IG पंजाब ने अपनी प्रेजेंटेशन में तमाम अहम मामलात पर तजावीज़ दी। दूसरी जानिब पंजाब में पुलिस से अवाम की शिकायत बढ़ती जा रही हैं। पुलिस हिरासत में हलाकतें, मावरा अदालत कत्ल, बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में वैसे पंजाब में इजाफा हो रहा है और पुलिस पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो वक्त पर इकदाम नहीं कर रही। सलाहुद्दीन केस, कसूर में बच्चों से ज़्यादती और साहिवाल जैसे वाक़यात के बाद पंजाब पुलिस में इस्लाहात का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा और मज़ीद पकड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके फौरी तौर पर इकदाम का वादा किया। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ ज़रूरी कानून साजी हो बल्कि पुलिस में भी इस्लाहात की जाएँ। मगर ऐसा लग रहा है कि इन वाक़यात के जवाब में हुकूमत जल्दबाजी में जो कानून साजी करने जा रही है उससे मज़ीद इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं। अवाम के पुलिस के साथ मसाइल में से 2 मसले सबसे अहम हैं। उनमें अवाम की पुलिस तक रसाई और दूसरा अवाम के साथ पुलिस का रवैया और ज़्यादती है। अगर रवैया दुरुस्त होता, ज़्यादती ना होती और सलाहुद्दीन जैसे वाक़यात ना होते और उन्हें बेहतर अंदाज में हल कर लिया जाता। पुलिस एक जहनी माजूर शख्स को मारना देती, वो बच जाता। कसूर के वालिदैन की वक्त पर बात अगर पुलिस सुन लेती और तहकीकात शुरू हो जाती तो बच्चों की लाशें उस तरह ना मिल रही होती जिस तरह मिल रही हैं। साथ ही इन वाक़यात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद 18 सितंबर को ट्वीट किया और अवाम को एहतसाब की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कसूर वाक़े पर हर एक का एहतसाब होगा। आम आदमी के लिए काम ना करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब तक DPO कसूर को हटाया जा चुका है। SP इन्वेस्टिगेशन कसूर को चार्जशीट देकर मजीद कार्रवाई जारी है। DSP और SHO को मुअत्तल किया जा रहा है और कसूर पुलिस में बड़ी ओवरहॉलिंग की तजवीज़ है। एडिशनल IG की ज़ेर निगरानी तफ्तीश के अहकाम दे दिए गए हैं। मगर अब लग रहा है कि हुकूमत जल्दबाजी में बगैर किसी होमवर्क के जो तब्दीलियाँ करने जा रही है उससे उल्टा इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और जो तब्दीलियाँ होने जा रही थी जिसके अहकाम जारी कर दिए गए थे अब हुकूमत उसमें दोबारा से इनपुट मांग रही है कि जी अब मुतल्लिका इदारे भी अपना इनपुट दें। अवाम के मसाइल के हल के बजाय पुलिस में मज़ीद मुदाखलत का तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बजाय इसके कि अपने वादे के मुताबिक पुलिस को सियासी मुदाखलत से आज़ाद करती, मज़ीद सियासी मुदाखलत की तरफ जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पुलिस इस्लाहात पर जोर देते रहे और ये मामला उनकी तरजीहात के एजेंडे में सर फहरिस्त रहा। वो अवाम को ये बताते रहे, वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में लाई गई इस्लाहात को बतौर मिसाल पेश करते रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तर्ज पर पंजाब पुलिस में भी इस्लाहात के वादे करते आए हैं। ये वादा अब तक पूरा नहीं हो सका मगर अब खबरें ये आ रही हैं कि इख्तियारात के मामले पर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में, पंजाब ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में खींचातानी नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से शिकायत है कि पुलिस का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी को देकर मजीद सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार किया जा रहा है। अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 और जनरल मुशर्रफ के दौर के पुलिस ऑर्डर 2002 की मौजूदगी के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब पुलिस में इस्लाहात में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तहरीक इंसाफ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद बड़े क्लियर थे कि उन्होंने किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में किए गए रिफॉर्म्स को पंजाब में भी इंप्लीमेंट करना है। साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जो इस्लाहात लाए थे उसका बुनियादी मकसद पुलिस को गैर सियासी बनाना, इंसाफ की बरवक्त फराहमी, आवाम को सहूलत पहुँचाना था। ये इस्लाहात मुख्तलिफ मरहलों पर मुश्तमिल थी जिसमें किसी भी शिकायत की सूरत में पुलिस तक रसाई के लिए हॉटलाइन का क़याम, क्यों ताकि ये शिकायत ना रहे अवाम की कि हमारे साथ मसला हो तो हम पुलिस तक रसाई नहीं हासिल कर सकते। साथ ही अवामी नौइयत के मसाइल के हल के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल का क़याम जिसके अरकान में शहरी भी शामिल थे। इसी तरह पुलिस को सियासी और हुकूमती मुदाखलत से आज़ाद करने के लिए कानून साजी की गई। साथ साथ पेशा वाराना तरबियत के लिए खुसूसी तरबियत का आगाज़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में इस्लाहात के तहत पहला कदम किसी भी शिकायत की सूरत में पुलिस तक फौरी रसाई का था जिसके लिए एक ऐसा निज़ाम बनाया गया, एक डेस्क कायम करके एक हॉटलाइन कायम की गई जिससे फ़ोन पर ही शिकायत दर्ज कराई जा सकती थी। इस निज़ाम के तहत शिकायत करने वालों की कॉल पर फ़ौरन मुतल्लिका पुलिस अफसर शिकायत गुजार से रब्ता करता था। इस निज़ाम के तहत SP को शिकायत से मुतालिक 24 घंटे में रिपोर्ट देना होती थी। शिकायत कुनंदा को अपनी शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई से मुतालिक आगाही दी जाती थी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में अवामी नौइयत के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए गए जिसके तहत एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल कायम की गई जिसमें आम शहरियों को भी शामिल किया गया जो कि पुलिस स्टेशन में बैठकर प्रॉपर्टी, किराए, इसके अलावा ख़ानदानी झगड़े जैसे उमूमी नौइयत के मसाइल हल कराते। इस काउंसिल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 का हिस्सा बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में सबसे अहम इस्लाहात सियासी और हुकूमती मुदाखलत से आज़ाद कराना था। इस मकसद के लिए IG को बाइख्तियार बनाया गया। पुलिस में होने वाली तबादलों और तकर्रियों का इख्तियार IG खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया था और अहम बात यह है कि इस अहम इक़दाम का सेहरा खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाया और उसे पुलिस एक्ट में शामिल करके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। दिलचस्प बात यह है कि नासिर दुरानी ने
इन इख्तियारात के तहत खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ अहम वज़रा के हलकों के पुलिस अफसरान के तबादले उस वक्त के वज़ीर आला या फिर वज़रा से पूछे बगैर करके मिसाल कायम की और वाज़ेह पैगाम पहुँचाया कि पुलिस के मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन तबादलों पर जब वज़ीर आला या मुख्तलिफ वज़रा ने नासिर दुरानी से रब्ता किया कि हमसे पूछे बगैर आपने तबादले कर दिए, जिस पर नासिर दुरानी ने कहा कि वो इस बारे में इमरान खान से बात करें, और जब इमरान खान से इस तबादले पर बात की गई तो उन्होंने उसे IG का इख्तियार करार दिया कि तबादले और तकर्रियाँ तो IG ही करेंगे। अब अहम बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून के मुताबिक IG पुलिस में अहम तैनातियाँ करेगा, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। वादा किया गया था कि जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ वो पंजाब में भी किया जाएगा, मगर वो नहीं किया जा रहा और वहाँ कानून के मुताबिक इस तरह की तकर्री हुकूमत करती है। इसके लिए IG पंजाब भी एक पैनल हुकूमत को भिजवा सकते हैं और ये फैसला 2005 में हुआ। अब दिलचस्प बात यह है कि साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में लाए गए पुलिस ऑर्डर 2002 में यह इख्तियार IG के पास था, मगर 2005 में उस वक्त के वज़ीर आला ने इसे तब्दील करते हुए यह इख्तियार सूबाई हुकूमत को दिलवा दिया। IG की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान पर मुश्तमिल नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया गया था। बहरहाल नासिर दुरानी ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से सियासी मुदाखलत के खात्मे और अवामी शिकायत के फौरी हल के साथ पुलिस की मुख्तलिफ शोबों में महारत पर तवज्जो दी। इस मकसद के लिए पुलिस की रिवायती तरबियत के साथ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरबियत का आगाज़ किया, जिसके तहत पुलिस एहलकारों को सिर्फ जो नॉर्मल तरबियत होती है, जो कि रिवायती तरबियत होती है, उसके अलावा तफ्तीश, इंटेलिजेंस, एहतजाज से निमटने, फसादात से निमटने, धमाका खेज मवाद से मुतालिक खुसूसी तरबियत दी जाने के इकदाम किए गए, जिससे उनकी पेशा वाराना सलाहियतों में इजाफा हुआ। ये वो इस्लाहात हैं जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में लाई गई, जिसका क्रेडिट बिलाशुबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेती है और उनका बनता भी है। और फिर इलेक्शन में ये वादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा तर्ज की इस्लाहात दीगर सूबों की पुलिस में भी नाफिज की जाएगी। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ फौरी इसका निफाज किया जाएगा। सिंध हुकूमत से बात की जाएगी, मगर 1 साल से ज़ायद गुजरने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब और कराची कहीं ज़्यादा बड़े हैं। मुल्क भर के 80% जराइम यही रिपोर्ट होते हैं। यही वजह है कि इन इस्लाहात की ज़रूरत खैबर पख्तूनख्वा से कहीं ज़्यादा इन इलाकों में है। नासिर दुरानी के लिए ये बहुत बड़ा टास्क था। इसी मकसद के लिए नासिर दुरानी को पंजाब पुलिस रिफॉर्म कमीशन का सरबरा बनाया गया। कौम से अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए साबिक IG पख्तूनख्वा नासिर दुरानी का नाम भी लिया। एक पुलिस के जो IG थे जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब IG थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें, जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम इस वक्त डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते सिंध में, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि सिंध की पुलिस को ठीक किया जाए। जो काम खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, वहाँ तहरीक इंसाफ को वो पंजाब में तो करना ही चाह रही थी, बल्कि सिंध से भी कह रही थी कि हम सिंध से भी बात करेंगे। तो सिंध से तो बात की नहीं, पंजाब में भी यह मामला अभी तक नहीं हो सका। और बाद में IG की अचानक तब्दीली के तनाज़े में वो हुकूमती इक़दामात से मुबैना तौर पर नाराज़ होकर अपने ओहदे से अलग हो गए। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें उस वक्त दुरानी साहब को रोका भी नहीं। और फिर साहिवाल वाक़े के बाद जनवरी 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए कमेटी बनाई। उसमें सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अहम किरदार दिया गया। इसके अलावा इस कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरीज को भी शामिल किया गया। साहिवाल वाक़े के बाद ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को टास्क दिया गया कि वो पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात के लिए अपनी तजावीज़ दे। लेकिन अब इस मामले पर तनाज़ात सामने आ रहे हैं। पुलिस का एहतसाब पुलिस नहीं कर सकती, इसलिए हुकूमत को निज़ाम तो तय करना होगा, चाहे वो सिटीज़न कंप्लेंट सेंटर की सूरत में हो, हाई कोर्ट जुडिशल फोरम हो जिसमें एक हाई कोर्ट का जज के पास इख्तियार हो, या कोई ओम्बड्समैन का इदारा हो जो ख़ास तौर पर पुलिस से शहरियों की शिकायत का इजाला करे, या फिर कोई पार्लिमानी कमेटी का फोरम हो जहां हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नुमाइंदगी हो। क्योंकि अगर पुलिस की तहकीकात करेगी तो ना तो पुलिस की तरफ से किए गए 800 इनकाउंटर्स पर किसी को जिम्मेदार करार दिया जा सकेगा, ना कसूर के बच्चे हों, और ना ही सलाउद्दीन के कत्ल पर अब तक पता चल सकेगा कि भाई ये मामलात किसने किए थे। जो पुलिस तशद्दुद करेगी तो जिनके ऊपर तशद्दुद होगा, जो मारे जाएंगे, उनका नहीं पता चलेगा कि ये काम पुलिस में अगर किया गया तो क्या पुलिस को सजाएं दी गई। पुलिस का एहतसाब नहीं कर सकती, मगर साथ ही एक अजीब ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम पैदा हो गया है जिसमें पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त पंजाब में मसाइल खड़े हो गए हैं कि बगैर होमवर्क के अचानक इस्लाहात लाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से पुलिस में इस वक्त नाराज़गी नज़र आ रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं। मगर जब पुलिस में इनकाउंटर्स हो रहे थे, जब पुलिस में सलाउद्दीन जैसे वाक़यात हो रहे थे, तो पुलिस की तरफ से वो एहतजाज नज़र नहीं आ रहा था, वो पुलिस की तरफ से वो बाइकआउट करने की या इस्तीफ़े देने की धमकियाँ नहीं सामने आ रही थी, मगर अब वो सामने आ रही हैं।
तो रास्ता क्या हो? जब खुद खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त रिफॉर्म का एजेंडा पूरा का पूरा मौजूद है, तो तहरीक इंसाफ उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट पंजाब में कर रही है? हालांकि मैनिफेस्टो में वादा किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाब के बाद वादा किया। क्या वजह है और क्या इस वक्त बेहतर सूरत हाल हो सकती है? शुएब सडल साहब, साबिक IG सिंध, साबिक सरबरा हमारे साथ मौजूद हैं। हमने वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत साहब को भी दावत दी, उन्होंने हमसे कमिट भी किया कि वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, मगर उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। शुएब सडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब सडल साहब, बहुत शुक्रिया साहब। जो हालिया हालात वाक़यात हुए, ज़ाहिर उससे प्रेशर पड़ा है हुकूमत पर कि तब्दीलियाँ की जाएँ और तब्दीलियाँ होनी भी चाहिए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी भी चाहिए, मगर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। तो अब बताइए ज़रा, रिफॉर्म हो तो कैसे हो? 2002 का पुलिस ऑर्डर हो, खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज का जो भी मामला है वो पंजाब पुलिस पर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो मामला बेहतर हो जाएंगे, ताकि पुलिस अकाउंटेबल हो और उसमें फिर मुदाखलत भी ना हो, सियासी मुदाखलत भी ख़त्म हो जाए। देखें शाहजेब, ये दोनों इश्यूज़ जो है ना कि पुलिस जो है वो ऑपरेशनली ऑटोनमस हो और साथ ही उसके अकाउंटेबल हो, ये बड़े क्रिटिकल इश्यूज़ हैं और इनका ताल्लुक जो है वो पुलिस परफॉर्मेंस के साथ है और उनकी सर्विस डिलीवरी के साथ है, लोगों के उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उसके साथ है। अब पुलिस वाले चाहते हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इफ़ेक्टिव वे में हो, शैम अकाउंटेबिलिटी की बात ना हो। अब अगर तो ये कहा जाए कि जी पुलिस की अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेट्स कर लेंगे, तो फिर पूछने वाली बात यह है कि ब्यूरोक्रेट्स पटवारियों को और तहसीलदारों को क्यों नहीं अकाउंटेबल करते, और इतने और महकमे हैं उनमें कौन सी अकाउंटेबिलिटी की दूध की नहरें बहा दी हैं। तो ये एक पुराने इनका आपस में दोनों सर्विसेज का टसल है। और आपको मैं अगर बताऊं तो इवन 1902 में एक कमीशन बना था, उसका नाम है फ्रेजर कमीशन, और उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि पुलिस की इनएफिशिएंसी की जो मेन वजह है वो उसके काम में इंटरफेरेंस है बाय द डिप्टी कमिश्नर। अब ये वापस उधर ही जा रहे हैं। तो इस तरह की रिफॉर्म जो है वो तो रिफॉर्म तो क्या होगी, बस डिफॉर्म ही होगी, जितनी भी आप उसको कह लें। लेकिन नो वन इज़ अपोज्ड और इन एनी वे डिनाइज द फैक्ट कि पुलिस हैज़ टू बी अकाउंटेबल, बट इफ़ेक्टिवली अकाउंटेबल और थ्रू अ मैकेनिज़्म जो कि स्ट्रक्चर उसका ऐसा हो कि वो मैकेनिज़्म इंडिपेंडेंट लगे। अब जिस तरह का वो बोर्ड शोर्ड कहा जा रहा है, वो बोर्ड में क्या होगा कि फिर आपके यहाँ भी तो एक अभी बना है ना जो प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, तो आपको पता ही है कि जिस तरह की सिलेक्शन हुई। तो यहाँ पे तो देखें जो पुलिस आर्डर में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो ये है कि नेशनल लेवल पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ही इज़ द हेडिंग सिलेक्शन पैनल, और उससे ज़्यादा और आप किधर जा सकते हैं। और प्रोविंशियल जो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं। सो आई थिंक हमारे लिए जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि हम, और पंजाब में तो वैसे भी पुलिस आर्डर 2002 लागू है, उसमें इन्होंने 2-4 अपनी लोकल लेवल की अमेंडमेंट्स की हुई हैं, उनको देखा जा सकता है। लेकिन इन प्रिंसिपल जो है वो वही आर्डर जो है वो पूरे मुल्क के लिए है, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी अपने जजमेंट में अपहोल्ड कर दिया हुआ है कि जो पुलिस लॉ है वो फॉल करता है एट द सेम पेडेस्टल एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पीनल कोड और कानून शहादत जिसको हम कहते हैं एविडेंस एक्ट। तो विच मीन्स कि ये लॉज सारे जो हैं ये फेडरल लॉज हैं। सब फिर ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर आप खुद भी कह रहे हैं कि एहतसाब की ज़रूरत तो पुलिस में है, जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, और जब पुलिस का एहतसाब करती है तो उस पर एतराज़ उठता है कि जी वो ठीक होता नहीं है और किसी को भी इस तरीके से पुलिस में सज़ाएँ नहीं हुई हैं महकमाना कार्रवाई के अलावा। तो अगर ये ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत ना हो जिसके ऊपर एतराज़ आ रहा है और ज़ाहिर उसका डिनाइल भी आ रहा है कि ऐसी बात नहीं थी, मगर उसके बावजूद अगर एतराज़ है तो आप कह रहे हैं कि ऐसे फोरम्स मौजूद हैं कि न्यूट्रली पुलिस का एहतसाब ना करे, मगर न्यूट्रली चाहे जुडिशरी के ज़रिए पार्लिमानी तरीके से किसी भी तरीके से एहतसाब हो सके।
देखें, उसका नाम आप कुछ रख लें, हमने उस वक्त उसका नाम रखा था पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, और बाज़ जगहों पे अब उसका नाम है पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन, इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट कमीशन। बाज़ जगहों पे ये जो आयरलैंड है अब उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड, वहाँ पे उन्होंने पुलिस ओम्बुड्समैन लगाया हुआ है। तो पुलिस ओम्बुड्समैन वंस अपॉइंटेड हैज़ एडिक्वेट पावर्स एंड इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, और वो नॉर्मली या कोई बहुत हाईली रिस्पेक्टेड लॉयर होता है या कोई सिविल सोसाइटी का पर्सन होता है, तो लोग मिल जाते हैं उस तरह से, प्रोवाइडेड कि हमारी नीयत ठीक हो। अगर नीयत में फतूर हो कि जी हमने राइट से भी और लेफ़्ट से भी और सेंटर से भी पुलिस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब हम तो पुलिस में नहीं हैं, हम तो खुद सिविल सोसाइटी में हैं, एंड वी वांट के पुलिस मस्ट इम्प्रूव, और ये थानों में जो कुछ होता है, जो कंप्लेंट्स आती हैं, ये ना हो, क्योंकि हमारे सामने लोग जब बातें करते हैं तो वी डोंट फील गुड अबाउट इट। बट द पॉइंट इज़ कि अगर उस सिस्टम को पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर लेना है आपने, और किसी एक सर्विस ग्रुप की ग्लोरिफिकेशन के लिए रिफॉर्म्स करनी है। बहुत शुक्रिया। शोएब सडल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यह एतराज़ उठ रहा है कि जब खुद वादे किए थे, खैबर पख्तूनख्वा का एक सक्सेसफुल मॉडल है, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त अपनी हुकूमत की मुदाखलत से पुलिस को आज़ाद किया। कोई IG दुरानी की उस वक्त शिकायत भी करता तो वो कहते कि नहीं, ये आज़ाद हैं, ये तकर्रियों में आज़ाद हैं, ये अपने पुलिस डिपार्टमेंट में आज़ाद हैं। तो वही आज़ादी देने को तहरीक इंसाफ की हुकूमत पुलिस को पंजाब में तैयार क्यों नहीं है, और एहतसाब का एक निज़ाम लाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि बार बार के वाक़यात हो रहे हैं। वादा भी किया था, बार बार नई प्रेजेंटेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। पुलिस का एहतसाब लाजमी है और वो पुलिस नहीं करेगी, मगर जो निज़ाम का वादा खुद वज़ीर आज़म इमरान खान करके आए थे उसमें हिचकिचा रही है खुद तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत के 13 माह बाद भी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो गया, तकारीर हो गई, और बैनुल अक़वामी बरादरी नरेंद्र मोदी पर, वज़ीर आज़म मोदी पर दबाव नहीं डाल रही है, मगर कोई है जो उन पर दबाव डाल सकता है, और उनके जो हालिया इक़दामात हैं वो उनसे अमन की तरफ उन्हें ले जा सकता है। वो कौन है, ज़रा तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। सबसे बड़े आलमी फोरम पर भी कश्मीर पर खुलकर बात की, मगर सिर्फ चीन, तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की अब तक हिमायत की है। बाकी बड़े और ताकतवर ममालिक ने खामोशी इख्तियार की हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अफसोस का इजहार किया, दुनिया को एहसास दिलाया कि कब तक आप 1 अरब 20 करोड़ अफराद की मार्केट के बारे में सोचेंगे और 80 लाख इंसानों का नहीं सोचेंगे। भरपूर हुकूमत की तरफ से सिफारती कोशिशें की गई, मगर अब जो सूरत हाल बन रही है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने कुछ नहीं करना। मगर सवाल ये उठ रहा है कि तो क्या कशीदगी इसी तरह बरकरार रहेगी, 2 एटमी ताकतों में सर्द जंग जारी रहेगी, या फिर सूरत हाल में बेहतरी का भी कोई इम्कान है। अमेरिका और दीगर आलमी ताकतें तो अब तक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकी कि वो हालात को मामूल पर लेके आएँ, अपने बयानात के बावजूद उन्हें कायल नहीं कर सकी। मगर एक चीज़ है जो वज़ीर आज़म मोदी को मजबूर कर सकती है, वो चीज़ है भारतीय मईशत और बाअसर बिजनेस लॉबी। इसी भारतीय कारोबारी लॉबी और कॉरपोरेट सेक्टर ने नरेंद्र मोदी को 2014 के इंतखाबात में कामयाब कराने में अहम किरदार अदा किया, और अब यही बाअसर कारोबारी अफराद नरेंद्र मोदी को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वो खित्ते से कशीदगी का खात्मा करें, हालात को मामूल के मुताबिक लेकर आएँ, ताकि जंगी माहौल ख़त्म हो, तवज्जो गिरती हुई मईशत पर हो और सरमायाकारी के मौके पैदा हों। अब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि कॉरपोरेट सेक्टर या फिर बाअसर कारोबारी अफराद कैसे वज़ीर आज़म मोदी को मजबूर करेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए नरेंद्र मोदी की 2014 की इंतखाबी मुहिम का जायज़ा लेते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों और सरमायाकारों ने नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम पर अरबों रुपए खर्च किए। भारतीय इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की पहली कामयाबी के बाद मई 2014 को बरतानवी अखबार द गार्डियन में एक आर्टिकल शाया हुआ, जिसके मुताबिक भारतीय इंतखाबात एक टेस्ट केस थे कि इश्तिहारात के जरिए लोगों को मखसूस सॉफ्ट ड्रिंक और नाश्ता करने पर आमादा किया जा सकता है, तो क्या बड़े पैमाने पर फंडिंग करके और जारहाना अंदाज में मुहिम चलाकर लोगों को मखसूस लीडर मुंतखब करने पर भी क्या आमादा किया जा सकता है? अफसोस के साथ इस सवाल का जवाब हाँ में है। इस आर्टिकल में मजीद लिखा है कि एक अंदाज़ा है कि मोदी की इंतखाबी मुहिम पर 5000 करोड़ रुपए यानी 500 मिलियन पाउंड खर्च किए गए। ये इस तरह मुमकिन हुआ कि बड़ी कॉरपोरेट शख्सियात ने अपना पूरा वजन नरेंद्र मोदी के पलड़े में डाल दिया था, और वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी एक मजबूत लीडर की हैसियत से कामयाब हों,
ताकि वो इन्हें तमाम सहूलतें पहुंचा सकें जिसके नतीजे में उनका कारोबार फरोग पाए, मईशत में बेहतरी आए। कॉरपोरेट सेक्टर की उस सरमायाकारी का नतीजा नरेंद्र मोदी की कामयाबी की सूरत में निकला। नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के बाद इस सेक्टर के मफादात का ख्याल भी रखा, फिर उसी की वजह से एक बड़ा स्कैंडल भी सामने आया, उस पर भी बात करेंगे। मगर नरेंद्र मोदी की इंतखाबात में कामयाबी पर मजीद बात करते हैं। 2014 की इंतखाबी मुहिम नरेंद्र मोदी ने करप्शन और नाअहली के नाम पर चलाई। ये तासुर दिया गया कि कांग्रेस हुकूमत ने बड़ी करप्शन की। उस हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क में गुर्बत बढ़ी, महंगाई में इजाफा हुआ, मुआशी हालात ख़राब हुए। कांग्रेस के बस का काम नहीं है कि वो मईशत को संभाल सके। अब नरेंद्र मोदी की सूरत में तब्दीली आएगी। उन्होंने गुजरात में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, अब मुल्की सतह पर दिखाएंगे। इंतखाबी मुहिम में नरेंद्र मोदी को तब्दीली की अलामत बनाकर पेश किया गया। नरेंद्र मोदी की इंतखाबी कामयाबी पर भारतीय अखबार द इकनॉमिक टाइम्स में एक तजिया शाया हुआ और इस तजिए के मुताबिक ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती हैं। ये कैंपेन की गई, ये तासुर दिया गया कि नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती हैं, वो 18 से 20 घंटे काम करते हैं, वो ईमानदार हैं, उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो कम से कम ज़ाती तौर पर करप्ट नहीं है। ये भी कहा गया कि उनकी अपनी फैमिली की सियासत में कोई वाबस्तगी नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है जिनके लिए वो करप्शन करें। ये बातें की गई, वो जो कुछ भी करेंगे मुल्क के लिए करेंगे, अपने ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। इन सब बातों ने नरेंद्र मोदी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। नौजवानों ने इन इंतखाबात को सदारती इंतखाबात के तौर पर नौजवान देखने लगे, जिसमें मुकाबला दो शख्सियात के दरमियान था। नरेंद्र मोदी को एक मजबूत शख्सियत के तौर पर पेश किया गया। नरेंद्र मोदी की कामयाबी में कॉरपोरेट सेक्टर और बड़ी कारोबारी शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया। मगर फिर हुआ क्या? नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत फिर भी सुसरवी का शिकार हो गई। वो मईशत जिसकी बहाली के लिए नरेंद्र मोदी को वोट मिला था, वो मईशत मजीद ख़राब होने लगी। मईशत में सुसरवी की वजह से हाल ही में हुकूमत ने टैक्स में कमी जैसे इकदाम भी उठाए। शुरू के 2 साल नरेंद्र मोदी के बेहतर रहे, उसके बाद स्लो डाउन आना शुरू हुआ। 2016 के इकदाम ने मईशत में और बुरा किरदार अदा किया। मगर भारतीय मीडिया के मुताबिक हर माह 12 लाख भारतीय नौजवान मार्केट में आते हैं, मगर पैदावारी शोबा सुसरवी का शिकार है, जिसकी वजह से रोजगार के मौके पैदा होने के बजाय कम हो रहे हैं। सिर्फ ऑटो सेक्टर में गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से एक साल में 3.5 लाख भारतीय अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। भारत के मारूफ बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने 10,000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। कंपनियां बंद हो रही हैं, मुलाजमतों के मौके कम हो रहे हैं, गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में कमी आ रही है, डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कदर कम हो रही है और लेबर पार्टिसिपेशन रेट तेजी से गिर रहा है। बेरोजगारी 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहरान का शिकार हो गई हैं। मुआशी तरक्की में तेजी से कमी आई है और भारतीय मीडिया जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफें करता नहीं थकता था, अब भी नहीं थकता है, मगर वो भी उनकी मुआशी पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना रहा है। सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी भारतीय मुआशी सूरत हाल पर तबसरे और तज्जिए कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और बैनुल-अक़वामी इदारे भारतीय मईशत को खतरे में करार दे रहे हैं। माली साल के इब्तिदाई 3 माह में GDP तरक्की की शरह 5% तक गिर गई है, जो गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह है। गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री बदतरीन बहरान का शिकार है। गाड़ियों की फरोख्त में कमी की वजह से अब तक इस शोबे से जुड़े 10 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है और प्राइवेट सेक्टर किसी भी नए मंसूबे में सरमायाकारी नहीं कर रहा। कारोबारी अफराद और माहिरीन मईशत अब खुलकर हुकूमती पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो आलमी इदारे और रेटिंग एजेंसीज जो 2 साल पहले तक भारतीय मईशत को दुरुस्त सिमत में करार दे रहे थे, अब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 2017 में तबसरा किया था कि मोदी दौर में भारतीय मईशत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है। उसे मद्देनजर रखकर मुआशी तरक्की के मजीद बेहतर होने की उम्मीद जाहिर की थी, मगर अब 2 साल बाद मूडीज़ भारतीय GDP ग्रोथ के हवाले से अपनी तवक्का 3 दफ़ा तब्दील कर चुकी है। पहले कहा कि 2019 में GDP ग्रोथ की शरह 7.5% तक होगी, फिर 6.8%, फिर 6.2% और अब 5% तक मामलात आ गए हैं। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री यानी गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री बदतरीन बहरान का शिकार है, जो रोजगार के सबसे ज़्यादा मौके पैदा करती है। अगस्त के महीने में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गाड़ियों की फराहमी में 41% कमी देखी गई। ट्रकों और बस की फ़रोख्त में 39% कमी हुई। मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त में 22% कमी हुई। ये गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सबसे कम शरह है। भारत की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी मारुति ने 3000 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया है और इस कंपनी ने अपने 2 प्लांट्स 2 दिन के लिए बंद कर दिए। इस इंडस्ट्री से जुड़े जो लाखों अफराद हैं वो बेरोजगार होने का उनका खदशा है और बेरोजगारी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियल इस्टेट में इस वक्त हालात ख़राब हैं, वहाँ पर बेरोज़गारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस साल अगस्त के आखिर में बेरोज़गारी की शरह 8.4% तक पहुँच गई है। सरकारी इदादतशुमार के मुताबिक मुल्क में मुलाजमीन की तादाद 45 करोड़ थी, कम होकर 41 करोड़ हो गई है, यानी 4 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। यानी इस वक्त भारतीय मईशत मसाइल का शिकार है। 2013 में भारतीय मईशत में सरमायाकारी की शरह 37% थी, इजाफा हो रहा था, गिरकर 30% हो गई है। कॉर्पोरेट सेक्टर परेशान है। मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की सिर्फ 16% है, खित्ते में कई ममालिक से कम है।
इंडोनेशिया की मैन्युफैक्चरिंग 20% है, थाईलैंड की 27% है, चीन की 29% है। भारत अपनी मीशत का मुकाबला इन मीशतों से करता है, मगर भारत की मैन्युफैक्चरिंग का इस वक्त हाल बुरा है। 2018 में तिजारती खसारा $174 अरब की बुलंदतरीन सतह तक पहुंचा, बढ़कर $183.7 अरब हो गया। इसी तरह लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी जिसमें मजदूर ज़्यादा होते हैं, उसकी ग्रोथ में तेज़ी से कमी आई है। और वैसे भी भारत की मईशत की जो इस वक्त तरक्की है उसमें यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, रोज़गारी के मौके कम पैदा हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का फ़ायदा ज़्यादा हुआ है और मुसलसल दबाव। खुद भारतीय अखबारात के मुताबिक कपड़े की बड़ी बड़ी मार्केटों में वीरानी है। ताजिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह खरीदार को मुतवज्जो कर सकें, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कपड़े तैयार करने वाली कंपनियों की प्रोडक्शन में कमी आ गई है और खदशा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खदशा है। एक्सटर्नल सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। 2011 के बाद से भारतीय बरामदात में कमी नहीं आई है, दरामदात तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसकी वजह से मईशत पर दबाव और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि भारतीय माशी तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब जो कुछ कर रहे हैं वो मईशत से तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उनकी तवज्जो मईशत पर दोबारा लाने की ज़रूरत है। उन्होंने टैक्स कम करके मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं, उससे स्टॉक मार्केट में तेज़ी से इजाफा भी हुआ, मगर फिर दोबारा सवाल उठ रहा है कि मईशत नहीं संभल रही। ये सब कुछ मोदी की डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी की वजह से भी हुआ है। उसे आज़ाद भारत की सबसे बड़ी मुआशी गलती करार दिया जा रहा है। 2016 में भारतीय हुकूमत ने ब्लैक मार्केट के खात्मे के लिए 86% कैश वापस ले लिया। 7 माह बाद मोदी हुकूमत ने छोटे ताजिरों पर GST नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से मुआशी सुसरवी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि बैंक भी छोटे और बड़े कारोबारों को कर्जे नहीं दे रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म मोदी पर दबाव बढ़ रहा है। भारतीय इदारों के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिस्पोजेबल इनकम में कमी आई है। 2014 में फीकस ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम 11.4% थी, जो 2018 में कम हो गई है। और भारत में सेविंग्स का ज़्यादा होना, आमदनी का ज़्यादा होना, सेविंग्स की वजह से सरमायाकारी का ज़्यादा होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसमें कमी इस वक्त भारतीय मईशत को और ज़्यादा दबाव का शिकार कर रही है। भारतीय मईशत इदाद-ओ-शुमार को दुनिया शक की निगाह से देख रही है। जो ग्रोथ के नंबर्स थे उस पर भी सवाल उठा, खुद भारत के अंदर से उठा कि तकरीबन 2.5% की ग्रोथ यानी तरक्की को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और इस बात को इंटरनेशनल अखबारात ने भी रिपोर्ट किया। अब यह है भारतीय मईशत की सूरत हाल। तो फिर सवाल उठता है कि इस बुरी मुआशी सूरत हाल के बावजूद भी नरेंद्र मोदी हालिया इंतखाबात में कामयाब कैसे हो गए। जब मईशत की सूरत हाल बुरी थी तो वो कामयाब कैसे हो गए, और जब वो कामयाब हो गए तो अब उन्हें क्यों दबाव पड़ेगा मईशत की वजह से कि वो खित्ते के हालात और पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करने की कोशिश करें। डिमोनेटाइजेशन, GST, इन सब के बावजूद, कर्ज़ों की सूरत हाल के बावजूद क्या ऐसी वजह बनी कि नरेंद्र मोदी कामयाब हो गए? तो उसकी वजह है कि नरेंद्र मोदी ने जब मईशत की सूरत हाल ख़राब हुई तो पाकिस्तान मुखालिफ नारा इस्तेमाल किया और ये तासुर दिया कि नरेंद्र मोदी ही हैं और उन जैसी एक मजबूत शख्सियत चाहिए। इस वक्त उनकी अपनी जमात ने इस्लामोफोबिया का तासुर दिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज्बात भड़काए उनकी जमात ने, और ये तासुर दिया गया कि नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत शख्सियत चाहिए इस वक्त इन तमाम मामलों से निमटने के लिए। और ये सब हुआ जब 5 भारतीय रियासतों में इंतखाबात हुए, उनके नताइज में बीजेपी को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुआशी हालात की वजह से खुद बीजेपी को भी अंदाज़ा हुआ कि अब उसके लिए कामयाबी आसान नहीं होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मईशत से तवज्जो हटाने के लिए हिंदू नेशनलिज्म को उभारा, इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दिया, साथ ही पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारा गया और ये तासुर कायम किया गया कि पाकिस्तान को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी मुहिम को पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में तब्दील किया, अपोजिशन की जमातों को इस बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया, मईशत के असल इशू को दबाकर जाली खबरों का सहारा लिया, जिसकी वजह से लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हट जाती है। यही बीजेपी ने भी किया। इसी तरह बीजेपी ने हिकमत अमली के तहत अपोजिशन को कमज़ोर करके पेश किया, राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर तज़हीक का निशाना बनाया। नतीजे में वज़ीर आज़म मोदी असल मसले से तवज्जो हटाकर वोट लेने में कामयाब हो गए और ये सब भारतीय अखबारात में तज़्ज़िये लिखे गए। फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर को सुनहरे ख्वाब दिखाए कि कश्मीर में कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़मीन खरीदने, कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। मईशत सुसरवी का शिकार थी, उन्हें तवज्जो हटाने का और मौका मिल गया, मगर इस सुसरवी की वजह से अब कोई सरमायाकारी को तैयार नहीं है। यह वो सूरत हाल जिसके बाद भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर अपना किरदार अदा कर सकता है। सूरत हाल को मामूल के मुताबिक लाने, मईशत के लिए साजगार माहौल बनाने में ताकतवर बिजनेस लॉबीज़ अपना किरदार अदा कर सकती हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। खुद नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान आए तो उसके पीछे भी ताकतवर कारोबारी शख्सियत और स्टील टाइकून सजन जद्दाल ने अपना किरदार अदा किया था। 25 दिसंबर 2015 को
नरेंद्र मोदी जब अचानक पाकिस्तान आए, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के घर चले गए तो सब हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। बाद में पता चला कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे के पीछे भी जिंदाल ने अपना किरदार अदा किया, जिनका स्टील का कारोबार है। वो चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों, उन्हें भी पाकिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया की मार्केट तक अपने कारोबार फैलाने का मौका मिले, इसलिए उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। दुनिया भर में ममालिक को करीब लाने में जो बिज़नेस लॉबीज़ हैं, जो बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, वो अपना किरदार अदा करते हैं। नरेंद्र मोदी आए भी, अपनी मुल्क में मीडिया ने उन पर तनकीद की, कांग्रेस ने उन पर तनकीद की, और यहाँ तक तनकीद हुई कि उनके यहाँ से जाने के बाद जब जनवरी 2016 में पठानकोट में दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान पर तनकीद शुरू हुई, मगर नरेंद्र मोदी खामोश रहे। उनकी खामोशी की वजह से वहाँ कांग्रेस की अपोजिशन ने उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का एजेंट कह दिया। मगर नरेंद्र मोदी बड़े कारोबारी अफराद के ज़ेर असर थे, खामोश रहे, नहीं बोले। उनकी बात वो सुनते हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की वो कोशिश भी करते रहे हैं। राफेल स्कैंडल में भी उन्होंने अपने करीबी कारोबारी शख्सियत अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। भारत ने अपनी फ़ज़ाइया को जदीद जंगी तैयारों से लेस करने के लिए फ्रांस के राफेल तैयारे ख़रीदने का फैसला किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने और तकरीबन 17 महीने तक उन्होंने फ्रांस से राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात किए, तो नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2015 में फ्रांस का दौरा किया और फ्रांस के उस वक्त के सदर के साथ राफेल डील का ऐलान किया। 2016 में फ्रांस और भारतीय हुकूमत में बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पाया, मगर इस मुआहिदे में एक चीज़ शामिल नहीं थी जो माजी में इस डील में सबसे अहम करार दी जाती रही। वो था भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इस मुआहिदे में फ़रीक होना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हमेशा से मुज़ाकरात के दौरान इस मुआहिदे में फ़रीक रही, मोदी हुकूमत ने उसकी शराकतदारी ख़त्म कर दी। भारत के मारूफ ताजिर अनिल अंबानी, जिन्हें बैंकरप्ट करार दिया जाता रहा, उन्हें इस प्रोजेक्ट में शराकतदारी दी गई, एक ऐसे प्रोजेक्ट की डील जिसका तखमीना तकरीबन 9 अरब डॉलर है। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनिल अंबानी की कंपनी जो इस डील में शराकतदार है, उसका क़याम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के 2015 के दौरे से 12 दिन पहले ये अमल में आया था, यानी मोदी के पेरिस जाने से कुछ दिन पहले। ऑपोजिशन ने शोर मचाया, सब कुछ हुआ, मगर नरेंद्र मोदी अपनी बात पर कायम रहे। जो ताजिर इस वक्त कम्युनिटी है, उनका बहरहाल एक बहुत बड़ा दबाव नरेंद्र मोदी पर है, और अब मईशत से तवज्जो हटाने के लिए और ताजिर बरादरी का इत्मीनान के लिए वो मुख्तलिफ इक़दाम करते रहे, मगर मईशत संभल नहीं रही है। कश्मीर के वाक़े के बावजूद भी जो कुछ नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में किया, उसके बावजूद इस वक्त अगर भारतीय मीडिया उठाकर देखें तो मुसलसल नरेंद्र मोदी दबाव में हैं। भारतीय मईशत इस वक्त हेडलाइंस में है, और यही अब ना कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने सालिसी की बात की, फिर पीछे हट गए। भारतीय मईशत की सूरत हाल और कॉर्पोरेट सेक्टर ही वज़ीर आज़म मोदी को अपने हालिया इक़दाम से पीछे हटने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ख़ित्ते की सूरत हाल नॉर्मलाइज़ करने में, ये जंग का माहौल बनाया गया है, उससे पीछे हटने में किरदार अदा कर सकता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी, जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 1.2 अरब लोगों की मार्केट को देख रही है, मगर उस मार्केट की मईशत ही वज़ीर आज़म मोदी को मजबूर कर सकती है कि वो सूरत हाल को बेहतर करें, जैसा कि माजी में भी और दुनिया भर में बिजनेस कम्युनिटीज़ ने अपना किरदार अदा किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।